फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये टॉपिक का नाम है और इन फैक्टर्स में हमें दो मेन फैक्टर्स हैं जिनकी बात करनी है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल फैक्टर्स की और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स की। और इन दोनों फैक्टर्स में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो देखिए एक्सटर्नल फैक्टर में तो सारे के सारे फैक्टर्स जो आउटसाइड वाले होंगे, जैसे लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है और वाटर, ये सारे के सारे तो हो गए हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में आ जाएंगे, जैसे किसी भी लीफ का नंबर कितना है किसी प्लांट में, उस लीफ की एज क्या है, उस लीफ का साइज क्या है, उस लीफ का ओरिएंटेशन क्या है, ये सारे के सारे इंटरनल फैक्टर में आएंगे। उस लीफ के अंदर नंबर ऑफ मीजोफिल सेल्स कितनी है, उस लीफ के अंदर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने हैं, क्लोरोफिल कंटेंट कितना है, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन कैसा है, ये सारे के सारे इंटरनल फैक्टर्स में आ जाएंगे। तो इंटरनल फैक्टर में हम लोग लिखने वाले हैं सबसे पहले नंबर, एज एंड साइज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा नंबर में लीव्स होंगी उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस, जितनी यंगर लीफ होंगी उतना ज्यादा रेट पे फोटोसिंथेसिस, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा एक्सपोज सरफेस एरिया सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, और जितना ज्यादा अच्छा ओरिएंटेशन सनलाइट की तरफ होगा, एक्सपोज सरफेस एरिया होगा। ओरिएंटेशन का मतलब है कि वो लीफ किस तरीके से सनलाइट की तरफ है, वो ओरिएंटेशन को डिसाइड करेगा। तो किसी भी लीफ की ये चारों फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर में काउंट किए जाएंगे। उसके अलावा वहां पे मीजोफिल सेल का नंबर, क्लोरोप्लास्ट, किसी भी सेल में या किसी लीव में कितने हैं वो डिसाइड हो करेगा अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल और इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन और इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ये सारे के सारे इंटरनल फैक्टर्स में काउंट किए जाएंगे। अब टॉपिक को शुरू किया जाए, इन फैक्टर्स को अलग अलग बात करी जाए इनके बारे में, उससे पहले एक लॉ पढ़नी है हमें, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये कहती है कि अगर कोई केमिकल प्रोसेस है, वो केमिकल प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है एक से ज्यादा फैक्टर्स के द्वारा, बाय मोर देन वन फैक्टर, देन द फैक्टर with minimal value will decide the rate of that chemical process. And if quantity of that
factor changes, it directly affect the process. It directly affect the process. तो ये बात यहां पे कैसे समझी जाए? यहां पे लिखा जा रहा है कि अगर कोई केमिकल प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है एक से ज्यादा फैक्टर द्वारा, इफ द फैक्टर इज डिसाइडेड बाय या अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, तो उस फैक्टर के जो फैक्टर अपनी मिनिमम वैल्यू में होगा, जो फैक्टर सबसे कम होगा, वो डिसाइड करेगा रेट ऑफ दैट केमिकल प्रोसेस। और अगर हम क्वांटिटी उस फैक्टर की बदल देते हैं तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा उस केमिकल प्रोसेस को। ये बात ऐसे समझी जाएगी कि यहां पे ये जो केमिकल प्रोसेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये केमिकल प्रोसेस है बेटा फोटोसिंथेसिस। ये केमिकल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। अगली बात यहां पे कही गई है कि इस केमिकल प्रोसेस को एक से ज्यादा मोर देन वन फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं या अफेक्ट कर रहे हैं। अब वो जो फैक्टर्स हैं वो हो गए हमारे लाइट, टेम्परेचर, CO2 और वाटर। ये सारे के सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो इस केमिकल प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी फैक्टर इनमें से लाइट में, टेम्परेचर में, CO2 में और वाटर में जो भी सबसे कम होगा वो ही उस केमिकल प्रोसेस मतलब फोटोसिंथेसिस के रेट को डिसाइड करेगा। अब कैसे डिसाइड करेगा? तो यहाँ पे इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल समझिए। देखिए ये एक लीफ है, ठीक है। अब ये एक लीफ एक आर के अंदर 5 mg CO2 को कंज्यूम कर रही थी। मैंने क्या कहा कि ये एक लीफ थी जो 1 घंटे के अंदर 5 मिलीग्राम CO2 को कंज्यूम कर रही थी, या आप एक तरीके से कह लीजिए एसिमिलेट कर रही थी, या आप एक तरीके से कह लीजिए उसको फिक्सेशन कर रही थी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी क्वांटिटी को मतलब CO2 की कंसंट्रेशन जो कभी 5 mg हुआ करती थी, तो मैंने सोचा कि भाई इसके एसिमिलेशन रेट को या इसके CO2 फिक्सेशन रेट को बढ़ाऊं। और बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, इस 5 mg से इसे 7 mg कर दिया, ये सोच के कि जब उसको कम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है तो उसको कम ही एसिमिलेट कर रही है। अब मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूं तो ये जो CO2 फिक्सेशन रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाया लेकिन लाइट अभी भी उतनी की उतनी ही है, और उसके अलावा टेम्परेचर उतना ही है और वाटर भी उतना ही है। मैंने कहा कि अगर मैंने इसकी क्वांटिटी को बदल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, और मैंने सोचा कि CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं तो मुझे लाइट भी बढ़ानी पड़ेगी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, टेम्परेचर को भी बढ़ाना पड़ेगा और वाटर को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब सपोज करो, चलो एक बात को मान लेता हूं कि मैंने CO2 को बढ़ा दिया और मैंने लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ा दी, तो क्या अब फोटोसिंथेटिक रेट या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि हो सकता है टेम्परेचर कम हो जाए या वाटर में कमी आ जाए। अब सपोज करो, चलो मैंने तीसरा फैक्टर भी बढ़ा दिया, टेम्परेचर, तो ये वाटर सबसे कम रह गया। तो जो चीज सबसे कम रहेगी उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? लिमिटिंग फैक्टर। मैंने कहा कि जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाई तो पहले लाइट लिमिटिंग फैक्टर थी, लाइट बढ़ाई तो टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर था, टेम्परेचर बढ़ाया तो वाटर लिमिटिंग फैक्टर बन गया। मतलब जो भी चीज सबसे कम है, जो भी फैक्टर सबसे कम है वो लिमिटिंग फैक्टर होगा, और वो लिमिटिंग फैक्टर उस केमिकल प्रोसेस को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इफ द क्वांटिटी ऑफ दैट फैक्टर चेंजेस इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस। अगर जो मिनिमम वैल्यू में था, जो लिमिटिंग फैक्टर था, अगर
उसकी वैल्यू में कोई भी बदलाव मैं लेके आता हूं तो वो सीधा उस केमिकल प्रोसेस मतलब उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सीधा अफेक्ट करेगा। वो क्लियर हो गई मेरी बात? मेरी बात सभी को समझ में आई? मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि अगर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं एक से ज्यादा फैक्टर, तो वो फैक्टर जो मिनिमम वैल्यू में था या जिसकी मिनिमम कंसंट्रेशन थी वो ही डिसाइड करेगा रेट को उस केमिकल प्रोसेस के। और अगर क्वांटिटी उस फैक्टर की बदल जाती है तो वो डायरेक्टली उस प्रोसेस को अफेक्ट कर जाएगा। क्लियर है मेरी बात? और यहां पे एग्जांपल ये रहा जिसमें मैंने 4 फैक्टर्स की बात करी। जब एक को बढ़ाया तो दूसरा लिमिटिंग था, दूसरे को बढ़ाया तो तीसरा लिमिटिंग बन गया, और तीनों को बढ़ा दिया तो चौथा लिमिटिंग है, और जो सबसे कम है वो ही लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा। क्लियर? चलिए, अब ये तो रही बात इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की। अब आ जाते हैं एक एक करके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनको डिटेल में पढ़ाया गया है, उन फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पे मैं लाइट से शुरुआत करूंगा। सबसे पहला जो फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा वो है लाइट, और मैं यहीं से शुरुआत करने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लाइट की 3 चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती हैं। वो तीनों चीजें हैं, सबसे पहला उस लाइट की क्वालिटी कैसी है, दूसरा उस लाइट की इंटेंसिटी क्या है, और तीसरा ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्या है। तो तीनों बातों को ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लाइट की क्वालिटी की। तो जो लाइट फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है या चाहिए, वो हमें 400 to 700 नैनोमीटर की लाइट चाहिए। और इसमें से हमें जो स्पेक्ट्रल या विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट थी, इसमें से हमें रेड और ब्लू रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता हुआ मिल जाएगा। इसमें हमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता हुआ मिल जाएगा। दूसरा फैक्टर है लाइट की इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी का मतलब है कि लाइट की इंटेंसिटी कम आ रही है या लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। इन दोनों के ऊपर डिटेल में हमें बात की जाएगी। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं क्या कि अगर लो लाइट इंटेंसिटी है, अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो लो लाइट इंटेंसिटी होने के कारण, कम लाइट इंटेंसिटी होने के कारण ऑब्वियस सी बात है CO2 फिक्सेशन रेट भी कम होगा। अब धीरे धीरे मैं लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा। धीरे धीरे मैंने उसको बढ़ाना शुरू किया। तो जब मैं बढ़ाना शुरू करूंगा लाइट इंटेंसिटी को, तो CO2 फिक्सेशन रेट भी बढ़ना शुरू करेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे लाइट मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब सैचुरेट हो जाएगी आके, और उसके बाद मैं कितनी भी लाइट को बढ़ाता चला जाऊं, फोटोसिंथेटिक रेट जो हो चुका है उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि लाइट को कितना भी बढ़ा देने से अदर फैक्टर लिमिटिंग बन जाएंगे। अभी बताया मैंने, एक फैक्टर को आप बढ़ाते चले जाओ, अदर फैक्टर को बढ़ा नहीं रहे हो, तो क्या होगा? सैचुरेशन आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात आपको? तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि अगर आप लो लाइट इंटेंसिटी से लाइट को बढ़ाना शुरू करोगे, लाइट को बढ़ा रहे हो, तो उस लाइट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होगा CO2 फिक्सेशन रेट से। उस लाइट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा CO2 फिक्सेशन रेट से। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मतलब मैं लाइट को बढ़ा रहा हूं तो CO2 फिक्सेशन या फोटोसिंथेसिस रेट भी बढ़ रहा है। तो इसको इन्होंने ग्राफिकली एक आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिखाया हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इस वाले एक्सिस पे लिया हुआ है सनलाइट को, इस वाले एक्सिस पे लिया हुआ है सनलाइट को। तो मैंने क्या किया, पहले जैसे जैसे सनलाइट को बढ़ाया तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ना शुरू हुआ। मैंने क्या कहा, इसका लीनियर रिलेशन है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है शुरुआत में।
तो जैसे जैसे मैंने क्या किया, सनलाइट को बढ़ाया, ऐसे ऐसे फोटोसिंथेटिक रेट भी बढ़ता चला गया। लेकिन अब क्या हुआ, सैचुरेशन आ गया, मतलब सनलाइट उतनी एनफ मिल चुकी थी कि अब उससे ज्यादा फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ नहीं सकता। उसके बाद में आके ये कांस्टेंट हो गया। तो मैंने बोला क्या कि यहाँ पे इस पॉइंट से मैंने ए से बढ़ाना शुरू किया, बी पॉइंट तक देखो मैंने जब सनलाइट को बढ़ाया तो फोटोसिंथेटिक रेट भी बढ़ा, लेकिन बी पॉइंट से अगर सी पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं आया, आके वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया, तो ये क्यों कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप लाइट को तो बढ़ाते चले जा रहे हो, लेकिन अदर फैक्टर्स क्या होंगे, लिमिटिंग हो जाएंगे, जिसके कारण फोटोसिंथेटिक रेट में कोई बदलाव नहीं आएगा या CO2 फिक्सेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि लाइट, लो लाइट इंटेंसिटी पे लीनियर रिलेशनशिप होता है लाइट का एंड CO2 फिक्सेशन का। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम हाई लाइट इंटेंसिटी करेंगे, हाई लाइट इंटेंसिटी करेंगे, तो वहां पे कोई चेंज नहीं होगा फोटोसिंथेसिस के रेट पे। क्यों? बिकॉज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। अदर फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, लिमिटिंग हो जाएंगे। क्लियर है मेरी बात सभी को? अब अगली बात यहां पे ये है कि अब मैं लाइट बढ़ाता तो चला जाऊं, कितनी भी लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा लूं, लेकिन ज्यादा लाइट इंटेंसिटी क्या कर सकती है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को डैमेज कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो अगर लाइट को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाया जाए तो इट विल स्टार्ट डिस्ट्रक्टिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अगर क्लोरोफिल डिस्ट्रक्ट हो गया तो क्लोरोफिल का सीधा सीधा रोल होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो फोटोसिंथेटिक रेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इस बात को ऐसे लिख दे रहा हूं कि भाई जो मैक्सिमम सैचुरेशन है सनलाइट का, मैक्सिमम सैचुरेशन है सनलाइट का, वो 10% ऑफ टोटल सनलाइट पे हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि इस अर्थ पे अगर 100% सनलाइट आ रही है तो 100% में से केवल फोटोसिंथेसिस करने के लिए 10% लाइट चाहिए, उससे ज्यादा लाइट हमें रिक्वायर्ड नहीं होती फोटोसिंथेसिस में। और यही 10% लाइट हमारे पार रेडिएशंस के अंदर आते हैं। शुरुआत में मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो उस दिन बताई थी ये बात कि 210% हमारी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होते हैं। तो मैंने बोला कि मैक्सिमम सैचुरेशन सनलाइट का 10% ऑफ टोटल सनलाइट पे हो जाता है, और इससे आगे भी अगर सनलाइट को बढ़ाया जाए, इफ सनलाइट इंटेंसिटी या लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज आफ्टर अ लिमिट, तो it will start destroying chlorophyll molecule, एंड अगर क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या होगा, फोटोसिंथेटिक रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, भी डिक्रीज हो जाएगा। ये रही बात लाइट इंटेंसिटी की। अब ड्यूरेशन ऑफ लाइट की बात करी जाए तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट में एक बात है कि भाई ये फोटोसिंथेसिस रेट को सीधा अफेक्ट नहीं करता ड्यूरेशन ऑफ लाइट, लेकिन ये ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। ड्यूरेशन का मतलब है कि आप प्लांट को 4 घंटे सनलाइट दे रहे हो, 5 घंटे दे रहे हो, 6 घंटे दे रहे हो, कितने आवर्स आप सनलाइट उसको दे रहे हो, वो है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो मैं कह रहा हूं कि वो डायरेक्टली सीधा फोटोसिंथेसिस को सीधा अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ ओवरऑल प्रोसेस का जब आप रेट निकालोगे तो वो उसको अफेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे इस बात को ऐसे लिख दे रहा हूं कि जो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट है,
ये अफेक्ट करता है ओवरऑल प्रोसेस को, सीधा फोटोसिंथेसिस को उस टाइम पे अफेक्ट नहीं करेगा। ये तो रही बात आपके लाइट की, ये सबसे पहला फैक्टर था जो हमें जानना था। अब दूसरे नंबर पे जो हमें फैक्टर बात करनी है वो है CO2 कंसंट्रेशन या कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन। और वो CO2 कंसंट्रेशन क्या करेगा, कैसे करेगा, तो उस बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए CO2 कंसंट्रेशन में अगर आपको डिटेल बढ़ना है तो सबसे पहला या सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल इसका ये है कि एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है। ये एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। मेजर लिमिटिंग फैक्टर इसलिए है ये क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन बहुत कम है कार्बन डाइऑक्साइड की। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम है। कम कितनी है, मतलब जितनी फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमली रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है उतनी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं होती है। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए जो ऑप्टिमम CO2 चाहिए, जितने पे प्लांट बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस करे, तो ऑप्टिमम CO2 कंसंट्रेशन है 0.05%। ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर में रिक्वायर्ड कितनी है या प्रेजेंट कितनी है, 0.03%। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि सबसे मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब सबसे ज्यादा जो प्लांट के लिए कमी पड़ती है वो CO2 की पड़ेगी, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में नेचुरली ही कम होती है और प्लांट को इतना चाहिए और अवेलेबल इतना है। तो बेटा यहाँ पे अगली बात ये है कि अगर हम क्या करते हैं, हम 0.05% से तक अगर CO2 कंसंट्रेशन को लेके आएंगे तो ऐसी कंडीशन में जो फोटोसिंथेटिक रेट है या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट है, जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे फर्दर और ज्यादा बढ़ाएंगे, इससे भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, 0.05 से ज्यादा जाने की कोशिश करें, तो बेटा ये फोटोसिंथेसिस रेट को नहीं बढ़ाएगा। क्यों नहीं बढ़ाएगा, तो अदर फैक्टर्स लिमिटिंग हो जाएंगे। और ठीक है, तो अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग, दूसरे फैक्टर्स लिमिटिंग हो जाएंगे और ये डैमेज करेगा प्लांट्स को आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब बात यहाँ पे जो इन्होंने की हुई है, जो मेजर CO2 कंसंट्रेशन से रिलेट की करके इन्होंने बताया हुआ है, वो बताया हुआ है C3 और C4 प्लांट के बारे में। आप लोग अच्छे से जानते हो कि C3 और C4 प्लांट के अंदर मेजर डिफरेंस है कार्बन डाइऑक्साइड के इनरिचमेंट का। आप एक बात बताइए, इन दोनों में से कौन से इंटरनल CO2 इनरिचमेंट कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं? C4 प्लांट के पास में एबिलिटी है क्या करने की, ये खुद से अपना CO2 इनरिचमेंट कर सकते हैं। इनके पास में इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए एक अलग से मैकेनिज्म होता है जो डीकार्बोक्सिलेशन बंडल शीथ सेल के अंदर कर पा रहे थे, जिसमें C4 एसिड को डीकार्बोक्सिलाइज करके CO2 को निकाल के C3 साइकिल में भेज रहे थे। तो वो C4 प्लांट के पास एबिलिटी है। तो एक बार बताइए, इन दोनों प्लांट्स में से ज्यादा CO2 किसको चाहिए होगी, इधर वाले को इधर वाले को? C3 प्लांट्स को ज्यादा चाहिए होगी। क्यों ज्यादा चाहिए, क्योंकि इनके पास में इंटरनल CO2 इनरिचमेंट साइकिल नहीं होती है। तो मैं इस बात को कैसे लिख रहा हूं कि अगर मैं C3 और C4 प्लांट की बात करूं, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन लेके आऊं, तो बेटा लो लाइट इंटेंसिटी पे दोनों कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे। अगर मैं लाइट इंटेंसिटी को लो लेता हूं, कम करता हूं, तो यहाँ पे C3 हो चाहे C4 हो, दोनों में से कोई सा भी प्लांट रेस्पॉन्ड नहीं करेगा इस लो लाइट के लिए। ये लो लाइट के लिए कोई रेस्पॉन्स शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूं, अगर मैं लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता हूं या हाई कर देता हूं,
तो यहाँ पे C3 और C4 दोनों प्लांट रेस्पॉन्ड करेंगे और CO2 फिक्सेशन रेट यहाँ पे बढ़ जाएगा, लेकिन इन दोनों का सैचुरेशन अलग अलग होता है। मैंने कहा कि जो सैचुरेशन होगा कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम मिल जाए उसके बाद में, जैसे आपका भी एक सैचुरेशन है ना कि भाई मैं इतना खाना खा सकता हूँ, उसके बाद सैचुरेट, इससे ज्यादा खाने की एबिलिटी मेरे अंदर नहीं है। ऐसी प्लांट की भी तो सेल के पास में एक वो होगी ना कि कैपेसिटी कि भाई मैं इतनी CO2 मैक्सिमम ले पाऊंगा, उसके बाद में इससे ज्यादा CO2 नहीं ले सकता, वही सैचुरेशन है। तो यहाँ पे सैचुरेशन दोनों का अलग अलग होता है। मतलब अगर मैं CO2 सैचुरेशन पॉइंट की बात करूं तो भाई C3 प्लांट का सैचुरेशन C4 प्लांट से बहुत ज्यादा होता है। मतलब कहने का ये है कि इनको CO2 की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है बाहर से, क्योंकि इनके पास में अपना खुद का इंटरनल CO2 इनरिचमेंट साइकिल नहीं होता। C4 प्लांट के पास क्या खास बात है, C4 प्लांट के पास में CO2 इनरिचमेंट साइकिल है, CO2 इनरिचमेंट साइकिल है। तो अगर CO2 इनरिचमेंट साइकिल इनके पास में है तो ऑब्वियस सी बात है इनको बाहर से कम चाहिए होगा, ये खुद से बना पा रहे हैं। लेकिन इनके पास में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो इनकी CO2 इनरिचमेंट साइकिल इनके पास नहीं है, तो इनको बाहर से ज्यादा चाहिए होता है। क्लियर है मेरी बात? तो C3 प्लांट का सैचुरेशन अगर देखा जाए तो इनका सैचुरेशन हो जाता है 450 ppm, या आप एक तरीके से कह लीजिए 450 माइक्रोलीटर पे ये सैचुरेशन शो करते हैं। लेकिन C4 प्लांट को चाहिए कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनका सैचुरेशन हो जाता है 360 ppm पे या 360 माइक्रोलीटर के ऊपर। ठीक है जी, ये इनको कम चाहिए, C4 प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कम चाहिए, C3 प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए। क्लियर है मेरी बात आपको? पक्का? अब आगे की बात सुनिए, इस चीज को सैचुरेशन को कंपनसेशन पॉइंट भी कह दिया गया है। इसी सैचुरेशन को क्या कह देते हैं? कंपनसेशन पॉइंट। मतलब कितने पे आके वो खत्म, इससे आगे नहीं बढ़ा सकते आप बढ़ाते चले जाओ, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब अगर 450 आए, मतलब मैक्सिमम CO 450 माइक्रोलीटर है किसी C3 प्लांट के ऊपर, उसका असर होगा। 450 तक आप बढ़ाते चले जाओ तो होगा, लेकिन 450 से आगे प्रोसीड करोगे तो कंपनसेट हो गया, मतलब वो सैचुरेट हो गया, उससे आगे वो कोई चेंज बदलाव शो नहीं करेगा। और C3 ये जो C4 प्लांट है इनको 360 चाहिए, तो आप ये देखिए इनके बीच में कितना चेंज है, मतलब लगभग 90 माइक्रोलीटर का बदलाव है। C4 प्लांट को ज्यादा बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर है मेरी बात आपको? तो हम क्या करते हैं, C3 प्लांट की इसी कार्बन डाइऑक्साइड की भूख का इस्तेमाल करते हैं। C3 प्लांट को ज्यादा चाहिए, मतलब ज्यादा भूखा है कार्बन डाइऑक्साइड का C3, तो हम क्या करेंगे, C3 प्लांट को CO2 इनरिच एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे। अब वो जो CO2 इनरिच एनवायरनमेंट है वो कैसे दिया जाएगा, तो उसको दिया जाता है ग्रीन हाउसेस बना के। क्या करेंगे उसके लिए? ग्रीन हाउस बनाएंगे। तो ग्रीन हाउस आपने सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, मतलब जो हमारी अर्थ पे हो रहा है कि जो CO2 है वो बाहर स्केप ना हो पाए और CO2 ज्यादा सनलाइट को ट्रैप करे तो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। सुना है आप लोगों ने ऐसा? तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ग्रीन हाउसेस बना देते हैं। और इन ग्रीन हाउसेस में क्या किया जाता है, अगर ग्रीन हाउसेस मैंने बना दिए और यहाँ पे जैसे टमाटो है या बेल पेपर है या कोई भी कमर्शियली ग्रो करने वाला प्लांट है जिससे मुझे ज्यादा पैदावार चाहिए, तो मैं इन प्लांट को इन ग्रीन हाउसेस के अंदर ग्रो करवा देता हूँ। अच्छा, ग्रीन हाउसेस छोटे मोटे नहीं होते, कई हेक्टेयर के भी बन सकते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं ये ग्रीन हाउसेस। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्रीन हाउसेस को बनाने का मकसद यहाँ पे क्या होता है, CO2 को ट्रैप करना। क्या करना? CO2 को ट्रैप करना। CO2 अंदर ट्रैप रहेगी तो CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा रहेगी, और प्लांट को यही चाहिए, C3 प्लांट को यही चाहिए, CO2 ज्यादा मिले। तो
जितनी ज्यादा CO2 इसे मिलेगी उतनी ज्यादा ये यील्ड या प्रोडक्टिविटी शो करेगा, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। क्लियर है मेरी बात? मतलब हम C3 प्लांट की इसी एबिलिटी या इसी भूख को इस्तेमाल करेंगे क्या करके, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट के थ्रू ज्यादा प्रोडक्टिव या यील्ड देने के लिए। और ये सब अचीव किया जाएगा किसके थ्रू? CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट के थ्रू। और CO2 फर्टिलाइजेशन किसके अंदर दिया जाएगा? इन ग्रीन हाउस के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम C3 प्लांट को ग्रो करते हैं ग्रीन हाउस में, ताकि वहां पे CO2 एनरिच एनवायरमेंट मिले, और जितना ज्यादा CO2 एनरिच एनवायरमेंट होगा वहां पे उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी या यील्ड उस प्लांट की होगी, और जितनी ज्यादा यील्ड और प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज्यादा फायदा उस किसान को मिलेगा। और इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। मतलब आपने कोई अदर फर्टिलाइजर नहीं बढ़ाया, आपने CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाई, जिससे वो फर्टिलाइजर का काम कर रहा है, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम कर रहा है उस प्लांट के लिए। और ये जो प्लांट है C3 प्लांट जो ज्यादातर उगाए जाते हैं, तो वो बेल पेपर का प्लांट होता है, टोमेटो है जिन्हें उगाया जाएगा, राइस, व्हीट, सारी चीज जितने भी C3 प्लांट है इन्हें उगा सकते हो आप इसके अंदर। तो ये तो रही बात आपके C3 और C4 के CO2 के रेस्पॉन्स की। अब आती है अगली बात टेम्परेचर की। तीसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप सभी लोग एक बात अच्छे से जानते हो, इस अर्थ के ऊपर टेम्परेचर हर जगह यूनिफॉर्म है क्या? अगर मैं एक कंट्री तो छोड़ो, एक कंट्री के जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें भी टेम्परेचर को देखूंगा तो वो भी वेरी करता है। तो अगर इस अर्थ पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो वहां पे अलग अलग जगहों पे जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो भी अलग अलग टेम्परेचर पे ही फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे हो रहा है इस अर्थ के ऊपर। लेकिन अगली बात यहाँ पे ये है, बहुत मतलब सोचने वाली बात है, इसमें ज्यादा वो डिटेल नहीं है। अगर कोई अर्थ पे प्लांट ट्रॉपिक्स में ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे, तो ट्रॉपिक्स का टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा होता है। तो यहाँ का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पे जो उगने वाले प्लांट्स हैं उनका जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट हुए हैं। और अडेप्टेशन क्या होता है बेटा? एक जेनेटिकली फिक्स्ड प्रोसीजर। मतलब क्या होता है, जैसे कोई स्पीशीज अडेप्ट करे तो वो क्या होती है, उस अडेप्टेशन को जेनेटिकली अपने जो प्रोजेनी है उनके अंदर इनहेरिट करके चली जाती है। फोरम अपनी प्रोजेनी में करते, तो इससे क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन वाली टेक्निक वहां पे आ जाती है। तो मैं कह रहा हूं कि जो ट्रॉपिक्स पे ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं उनका टेम्परेचर ऑप्टिमम ज्यादा होगा, बशर्ते उन प्लांट के जो प्लांट टेम्परेट कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर नेचुरली कम रहता है। तो जो प्लांट यहाँ पे ग्रो करेंगे उनको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा है ही नहीं, मतलब उनको मतलब उनकी कई जनरेशन से ऐसा होता चला आया है, तो उनके अंदर जेनेटिकली फिक्स्ड है। तो दे आर अडेप्टेड टू लो टेम्परेचर, मतलब इनका टेम्परेचर ट्रॉपिकल प्लांट से कम होगा या टेम्परेचर ऑप्टिमम इनका कम होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख दे रहा हूं कि जो फोटोसिंथेसिस है it take place at wide range of temperature। और दूसरी बात यहां पे ये है, टेम्परेचर ऑप्टिमम वेरी अकॉर्डिंग टू हैबिटेट और एनवायरमेंटल कंडीशन या ज्योग्राफिकल रीजन
अकॉर्डिंग टू हैबिटेट द प्लांट इज अडेप्टेड टू, जिसके हिसाब से प्लांट ने अडेप्ट किया हुआ है उसके हिसाब से टेम्परेचर ऑप्टिमम वेरी करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मतलब अगर मैं देखूंगा किसी पोलर रीजन के प्लांट के और दूसरी तरफ देखूं मैं किसी टेम्परेट रीजन के प्लांट को, और अगर मैं देखूं किसी ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट को, तो पोलर रीजन के प्लांट अडेप्टेड होंगे लो टेम्परेचर में रहने के लिए। ठीक है, अगर लो टेम्परेचर पे अडेप्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है पोलर रीजन में उगने वाले प्लांट्स का टेम्परेचर ऑप्टिमम कम होगा, उनको कम टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस करने में आसानी होगी। लेकिन जो प्लांट ट्रॉपिकल कंडीशन में रह रहे हैं इनका जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है वो ज्यादा होगा, वो हाई टेम्परेचर पे रह रहे होंगे और वो आसानी से हाई टेम्परेचर पे भी फोटोसिंथेसिस कर पा रहे होंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है सभी को? तो ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनका हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम है, उनका हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम है, और पोलर रीजन में रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनका लो टेम्परेचर ऑप्टिमम है, उनका लो टेम्परेचर ऑप्टिमम है। ठीक है, और टेम्परेट वालों का इन दोनों के बीच में है, और इन दोनों को कंपेयर करें तो इनका लो है इनका हाई है। क्लियर सी बात है? अब यहां पे अगली बात यह है कि अगर C3 और C4 प्लांट में कंपैरिजन किया जाए तो याद करिए C4 प्लांट बने ही इसलिए थे कि वो ट्राई ट्रॉपिकल कंडीशन में आसानी से सरवाइव कर सके। तो C4 प्लांट आसानी से 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इनका टेम्परेचर ऑप्टिमम ज्यादा है बशर्ते उन प्लांट के जिनका फोटोसिंथेसिस 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे होता हो। तो अगर आप देखोगे तो ये मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इस टेम्परेचर पे शो कर रहे हैं क्योंकि इनके अडेप्टेशन ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के लिए है, और ये ज्यादा प्रोडक्टिव इसमें है क्योंकि ये बने इसलिए थे कि हाई टेम्परेचर को एनकाउंटर कर सके और फोटो रेस्पिरेशन इनके अंदर ना हो। तो यहाँ पे C3 और C4 प्लांट का टेम्परेचर ऑप्टिमम भी वेरी करेगा, इनका लो टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा, इनका लो टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा, और इनका टेम्परेचर आसानी से हाई टेम्परेचर पे ये वर्क कर पाएंगे क्योंकि ये इनकी अडेप्टेशन है। ठीक है, अब आगे की बात ध्यान से सुनिएगा कि मिनिमम फोटोसिंथेसिस कितने टेम्परेचर पे हो सकता है? तो वो है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल प्लांट्स की बात हो रही है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक वो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। मिनिमम टेम्परेचर जिसपे फोटोसिंथेसिस हो सकता हो वो है 0 से 5। अब अगली बात यहाँ पे आती है कि सबसे कम टेम्परेचर पे कौन जिम कर सकता है? तो जिम्नोस्पर्म होते हैं जो सबसे कम टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये -35 डिग्री सेल्सियस पे मतलब आपका फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दूसरा हाईएस्ट टेम्परेचर अगर डेजर्ट प्लांट की बात करी जाए तो मैक्सिमम वो 50 टू 55 डिग्री सेल्सियस तक फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। और जो आपके हॉट स्प्रिंग में रहने वाली एल्गी हैं, हॉट स्प्रिंग में रहने वाली जो एल्गी हैं वो मैक्सिमम 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस तक आपका फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। अब इसमें इन्होंने एक बात और बताई गई है कि जो टेम्परेचर है ना इसका असर लाइट रिएक्शन पे बहुत कम होता है, इसका असर जो ज्यादा है वो डार्क रिएक्शन पे होगा। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसीजर है, तो अगर ज्यादा टेम्परेचर हम करेंगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए बहुत कम हो, कम टेम्परेचर पे तो एंजाइम हो जाते हैं इनएक्टिव, कम टेम्परेचर होने पे एंजाइम हो जाते हैं इनएक्टिव, और ज्यादा हाई टेम्परेचर होने पे एंजाइम हो जाते हैं डीनेचर। तो डार्क रिएक्शन को ज्यादा एक्सटेंट पे टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, लाइट रिएक्शन के ऊपर इसका असर टेम्परेचर का बहुत कम होता है। ये बात भी एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, मैं उस बात को ये भी लिख दे रहा हूं कि टेम्परेचर लाइट रिएक्शन को बहुत कम अफेक्ट करता है। ठीक है, बहुत कम एक्सटेंट तक अफेक्ट करता है, लेकिन डार्क रिएक्शन को ये मेजरली अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो डार्क रिएक्शन है वो एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसीजर है। ठीक है, और एंजाइम
ज्यादा टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, इस वजह से डार्क रिएक्शन पे इसका ज्यादा असर होगा। क्लियर है मेरी बात आपको? अब लास्ट है वाटर, उसकी बात कर लेते हैं कि वाटर क्या करेगा। वाटर, तो बेटा वाटर रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर है, रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर क्यों है ये, तो इस बात को ऐसे समझिएगा कि अगर कोई प्लांट 100% पानी एब्जॉर्ब करता है तो उस 100% में से केवल 1% वाटर वो यूज करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, केवल 1% वाटर है जिसको वो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज करेगा, तो इतना वाटर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए बहुत कम केसेस में देखा गया है कि वाटर लिमिटिंग फैक्टर बने। मेजर लिमिटिंग फैक्टर हमेशा कौन है? CO2, और माइनर या रेयर लिमिटिंग फैक्टर कौन है? वाटर। याद रखना ये दो मेजर हैं। अब बात ये है कि चलो सपोज करो वाटर स्ट्रेस हो भी जाए, अगर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो वाटर स्ट्रेस होने से क्या फर्क पड़ेगा? तो वाटर स्ट्रेस होने से दो चीजें होंगी। देखो प्लांट क्या करता है, स्ट्रेस वाली कंडीशन में एक एब्सिसिक एसिड नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, और ये जो स्ट्रेस हार्मोन इस वाटर के स्ट्रेस के कारण रिलीज हुआ है वो क्या करेगा? स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, और अगर एक बार स्टोमेटा बंद हो गए तो उसकी वजह से CO2 की एक्सचेंज क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। CO2 का एक्सचेंज क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और CO2 अगर प्लांट के अंदर नहीं आया तो डार्क रिएक्शन सीधा सीधा इससे क्या हो जाएगा? अफेक्ट होगा, या CO2 फिक्सेशन वहां पे होनी बंद हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि अगर वाटर स्ट्रेस होता है तो क्या होता है? तो लीव्स क्या हो जाती हैं? विल्ट हो जाती हैं। विल्टिंग का मतलब होता है बेटा सिकुड़ जाना, ठीक है, सिकुड़ जाना, ठीक है। तो लीफ अगर नॉर्मल थी तो उसका एक्सपोज सरफेस एरिया ज्यादा था, और एक लीफ है जो इस तरीके से विल्ट हो गई है, गिर गई है नीचे की तरफ विल्ट होने के बाद में। तो एक बार बताइए, इसका एक्सपोज सरफेस एरिया ज्यादा है या इसका एक्सपोज सरफेस एरिया ज्यादा है? जो पहली वाली लीफ है इसका एक्सपोज सरफेस एरिया ज्यादा है। तो अगर एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ज्यादा होता है, अगर एक्सपोज सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो ज्यादा सनलाइट इसके ऊपर गिर पाएगी, और जितना ज्यादा सनलाइट गिर पाएगी उतना ज्यादा अच्छे से लाइट रिएक्शन कर पाएंगे। और अगर यहाँ पे ये विल्ट हो गई है तो इसका एक्सपोज सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया। तो इससे क्या होगा? यहाँ पे लाइट रिएक्शन भी सीधा सीधा असर करेगा। तो यहाँ पे वाटर के स्ट्रेस के कारण डार्क रिएक्शन और लीफ के विल्ट कर जाने के कारण सीधा सीधा लाइट रिएक्शन अफेक्ट करेगा, लाइट रिएक्शन अफेक्ट करेगा। अब इसमें एक बात और थी, जो मैंने आपको लाइट बताई थी, तो लाइट के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि लाइट जो होती है ना बेटा, लाइट जो होती है बहुत रेयरली लिमिटिंग फैक्टर बन सकती है। लाइट बहुत रेयरली लिमिटिंग फैक्टर बन सकती है, क्योंकि लाइट की अवेलेबिलिटी मैंने बताया कि लाइट का सैचुरेशन कितने पे हो जाता है? टोटल 10% ऑफ टोटल सनलाइट पे, तो इतनी लाइट तो अर्थ पे आई जाएगी। लेकिन हाँ, वो प्लांट्स जो डेंस फॉरेस्ट में ग्रो कर रहे हैं, या वो प्लांट जो शेड में रहते हों, उन तक लाइट नहीं पहुंच पाएगी, तो उनके लिए लाइट हमेशा लिमिटिंग फैक्टर होती है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं इस बात को ये कह रहा हूं कि लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट्स एक्सेप्ट, अब कौन है वो एक्सेप्शन? एक्सेप्ट प्लांट्स ग्रोइंग इन शेड एनवायरमेंट एंड डेंस फॉरेस्ट। मतलब कहने का ये है कि सपोज करो कोई प्लांट है जो डेंस फॉरेस्ट में ग्रो कर रहा है, तो डेंस फॉरेस्ट में जो बड़े ट्रीज हैं उनकी जो कैनोपीज हैं वो नीचे तक लाइट को छोटे प्लांट्स तक पहुंचने नहीं देंगी, मतलब ऊपर से लाइट पेनिट्रेट यहां तक नहीं आ पाएगी। अब ये प्लांट जो शेड में ग्रो कर रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट में ग्रो कर रहे हैं, इनके पास में लाइट की अवेलेबिलिटी ना के बराबर या बहुत कम होती है, तो इनके लिए, जिनके लिए लाइट की कमी होगी, इन्हीं के लिए तो ये लिमिटिंग फैक्टर है। तो मैंने इस बात को यही लिखा है कि लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट्स एक्सेप्ट द प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन शेडी कंडीशन एंड डेंस फॉरेस्ट। अब इंटरनल फैक्टर्स की बात कर लीजिए। इंटरनल में दो चीजें हैं जो आपको थोड़ी थोड़ी सी जाननी है। देखो इंटरनल फैक्टर में मैंने आपको बताए थे, इंटरनल फैक्टर्स के अंदर मैंने बताया था आपको कि पहला फैक्टर क्या था? नंबर, एज, साइज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। दूसरा था क्या? नंबर ऑफ मेसोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट नंबर इन अ लीफ, या पर लीफ में कितने हैं ये। तीसरा बताया था मैंने अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। फिर बताया था मैंने इंटरनल
इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। इसके अलावा एक होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ प्लांट। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इस बात का मतलब जान लीजिए। देखिए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इस वर्ड का मतलब ये है कि भाई जो प्लांट जेनेटिकली जिस तरीके का बना होगा उसी रेट पे वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। मतलब इस बात को आप ऐसे समझेंगे कि एक ग्रास है, ग्रास, और एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ है, तो जेनेटिकली ये दोनों अलग अलग हैं। तो आप एक बार बताइए, ग्रास के फोटोसिंथेटिक रेट को आप एक बड़े से जाइंट ट्री के फोटोसिंथेटिक रेट से कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो जेनेटिक्स है ग्रास की वो अलग है और जो बड़े पेड़ की जेनेटिक्स है वो अलग है। मतलब उसके अंदर, बड़े पेड़ के अंदर इस तरीके के डीएनए का इनहेरिटेंस हुआ है कि एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएगा वो, और वो बड़ा स्ट्रक्चर बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर डेंस कैनोपी होगी लीफ की, और जिसके पास में जितनी ज्यादा नंबर की लीफ होंगी उतना ही ज्यादा वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तो यही बात कहलाती है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। मतलब जेनेटिक्स डिसाइड करेगी, उस प्लांट की जेनेटिक्स डिसाइड करेगी कि वो प्लांट क्या, कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा। मतलब छोटे प्लांट छोटे रहेंगे तो उनका फोटोसिंथेटिक रेट भी कम होगा, जो श्रब्स होंगे उनसे बड़े होंगे उनका फोटोसिंथेटिक रेट ज्यादा होगा, क्योंकि उनके जो बॉडी है प्लांट की वो जो है आपकी बड़ी होगी, और जो बड़े ट्रीज होंगे वो बड़े ट्रीज आपके और ज्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बने हुए इस तरीके से हैं। तो जेनेटिक डिसाइड करती है कि प्लांट कैसे काम करेगा। क्लियर है मेरी बात आपको? ये होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब। अब इसमें दो छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको जाननी होंगी। एक तो है कि अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल की बात करी जाए तो आप लोग एक बात अच्छे से जानते हो कि क्लोरोफिल का ही काम है लाइट को ट्रैप करना। जो लाइट आ रही है उसको ट्रैप कौन करेगा? क्लोरोफिल करेगा। बात समझ पा रहे हो? तो अगर किसी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता, वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा। अब इन्होंने एक बात बताई हुई है कि अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल की फोटोसिंथेटिक रेट के साथ में सीधा लीनियर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, कि जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा उतना ज्यादा एफिशिएंटली वो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। और इसी बात को एक्सप्लेन किया जाता है एसिमिलेशन नंबर। एसिमिलेशन नंबर या फोटोसिंथेटिक नंबर भी कह देते हैं। एसिमिलेशन नंबर का मतलब है कि 1 ग्राम क्लोरोफिल 1 आर में, 1 ग्राम क्लोरोफिल 1 आर के अंदर कितनी अमाउंट में CO2 को एसिमिलेट करवा दे, वो ही उसका एसिमिलेशन नंबर होता है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स बाय 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल इन 1 आर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इट इज द अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स बाय क्लोरोफिल इन 1 आर। कितने ग्राम्स में CO2 को 1 ग्राम क्लोरोफिल द्वारा 1 घंटे में एसिमिलेट किया गया या फिक्स किया गया, वो उसका एसिमिलेशन नंबर कहलाता है। ठीक है। और दूसरी बात है आपके वहां पे फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, इस बात को आप ऐसे समझेंगे कि अगर किसी भी लीफ के अंदर, अगर किसी भी लीफ के अंदर, अगर किसी लीफ के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ज्यादा है मतलब इसको ट्रांसलोकेट अभी तक नहीं किया गया है, उसको ट्रांसलोकेट नहीं किया गया, मतलब उसको फूड को सिंथेसाइज तो कर लिया लेकिन अदर पार्ट्स तक नहीं पहुंचाया गया है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी लीफ जहां पे ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट या फोटो एसिमिलेट, ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट या फोटो एसिमिलेट एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसके कारण वहां पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाता है। और जिस जगह पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होगा उस जगह पे, जहां पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होगा उस जगह पे फोटोसिंथेटिक रेट कम होगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट वहां से जो बना है उसको ट्रांसलोकेट होना जरूरी है। अगर वो वहां पे इकट्ठा रहेगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, जिसके कारण फोटोसिंथेटिक रेट डिक्रीज हो जाएगा। ये तो रही बात आपकी इसकी। अब एक बार स्लाइड से देख लेते हैं। ठीक है, स्लाइड से देख लेते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप होमवर्क में ही लिखोगे इसको। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से समय बचा ही नहीं कि इसे लिखा जाए।
देखिए यहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, और एक इन्होंने लिखा हुआ है जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें बात करनी है। सबसे पहले ब्लैकमैन की लॉ, उन्होंने बोला है कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है एक से ज्यादा फैक्टर से, तो उसके रेट को डिटरमाइन करेगा वो फैक्टर जो नियरेस्ट होगा मिनिमम वैल्यू, मतलब जो सबसे कम होगा, और वही वो फैक्टर होगा जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा प्रोसेस को अगर उसकी क्वांटिटी को बदल दिया जाए तो। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि एक प्लांट है जिसकी ग्रीन लीफ है, ऑप्टिमम लाइट है, CO2 है, लेकिन वो लो टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे लो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर हम ऑप्टिमल टेम्परेचर को बढ़ा दें तो वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर कोई नहीं बचा। अब अगली बात यहाँ पे आती है लाइट की, तो इन्होंने बोला है कि लाइट के 3 फैक्टर्स, लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट, फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन्होंने बताया कि लीनियर रिलेशनशिप होगा इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन पे लो लाइट इंटेंसिटी पे, मतलब अगर हम लो लाइट इंटेंसिटी लेते हैं और इसको बढ़ाना शुरू करते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन हाई लाइट इंटेंसिटी पे रेट फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि अदर फैक्टर्स लिमिटिंग होने शुरू हो जाएंगे, और लाइट सैचुरेशन मैक्सिमम 10% ऑफ फुल सनलाइट पे हो जाता है। तो एक्सेप्ट वो प्लांट जो शेड या डेंस फॉरेस्ट में ग्रो कर रहे हैं तो लाइट रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर होती है नेचर में, और अगर ज्यादा इंक्रीज करोगे इंसिडेंट लाइट को तो वो क्या कर देगा, क्लोरोफिल को डैमेज करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक रेट घटना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे CO2 कंसंट्रेशन की बात की गई है, तो CO2 एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस में, और CO2 कंसंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर में होती है वो फार बिलो ऑप्टिमम है, दैट इज 0.03 टू 0.04%, और अगर हम लोग इसको बढ़ा देते हैं 0.05% तक तो ये इंक्रीज कर देगा CO2 फिक्सेशन रेट को, लेकिन एक लेवल के आने के बाद ये डैमेज हो जाता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और अगर लो लाइट इंटेंसिटी या लो लाइट कंडीशन लेते हो तो C3 और C4 दोनों में से कोई रेस्पॉन्स शो नहीं करेगा, लेकिन जब आपने हाई लाइट इंटेंसिटी ली तो ये इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो लो लाइट इंटेंसिटी पे C3 C4 प्लांट दोनों में से चाहे कितनी CO2 दे दो वो रेस्पॉन्स नहीं करेंगे, लेकिन लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओ तो उनका रेट जो है फोटोसिंथेसिस का वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इन्होंने बताया है कि C4 प्लांट का सैचुरेशन 360 माइक्रोलीटर पे हो जा रहा है, और C3 प्लांट का जो मतलब सैचुरेशन है या कंपनसेशन पॉइंट है वो C4 प्लांट से ज्यादा होता है। तो इन्होंने बताया कि C3 प्लांट जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन से, और इनका सैचुरेशन इतने पे आ जाएगा। तो करंट अवेलेबिलिटी जो CO2 की है वो लिमिटिंग होती है किसके लिए, C3 प्लांट के लिए, क्योंकि C4 प्लांट के लिए लिमिटिंग नहीं है CO2। अब इन्होंने बताया है कि अगर हम इनके रेस्पॉन्स की बात करें CO2 की, तो C3 प्लांट इंक्रीज फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्रोडक्टिविटी करते हैं अगर हम CO2 को ज्यादा दें। तो इनकी इसी फैक्ट को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप को जैसे टोमेटो बेल पेपर को ग्रो कर लेते हैं जिसमें हम CO2 इनरिच एटमॉस्फेयर देंगे, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि उनको C3 प्लांट्स को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है किसकी, CO2 की। अगली बात आती है टेम्परेचर की, तो इन्होंने बताया कि टेम्परेचर में डार्क रिएक्शन क्या होता है, एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, तो ये इन्फ्लुएंस कर सकता है डार्क रिएक्शन को ज्यादा लेकिन लाइट रिएक्शन को बहुत कम। और इन्होंने बताया हुआ कि C4 प्लांट का जो रिस्पांस है हाई टेम्परेचर के लिए वो ज्यादा होता है और हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो हाई टेम्परेचर पे कर पाएंगे, लेकिन C3 प्लांट का मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम है। और इन्होंने बताया कि टेम्परेचर ऑप्टिमम किसी भी प्लांट का डिपेंड करेगा वो किस हैबिटेट में रह रहा है, अगर वो ट्रॉपिकल प्लांट है तो उसका हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा, अगर वो प्लांट टेम्परेट क्लाइमेट में है तो उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम कम होगा। फिर अगली बात यहाँ पे की गई है वाटर की, तो इन्होंने बताया है कि वाटर स्ट्रेस होने के कारण स्टोमेटास क्लोज हो जाएंगे जिसकी वजह से CO2 अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और वाटर स्ट्रेस की वजह से लीव्स क्या हो जाती है, विल्ट हो जाती है, जो सरफेस एरिया को लीव के कम कर देगा जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वहां पे कम हो जाएंगी। तो ये था आपका चैप्टर। समय बता दीजिए मुझे।